चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 minute if the 300 milliampere current is passing through it. टाइम इज गिवन 1 minute, कन्वर्ट करेंगे इसको सेकेंड्स में 60 सेकेंड्स। उसके बाद करंट जो है दैट इज 300 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻³ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है उसकी वैल्यू। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब निकालना है। अब उसको डिटरमिन किस तरह से करेंगे, यू नो अ फॉर्मूला कि जो चार्ज होता है चार्ज Q that is equal to n the number of charges and E is the charge on electron। ठीक है, तो यहां से n को आपने डिटरमिन करना है। n is equal to Q divided by E। So number of charges n is equal to Q divided by E। अब Q की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो Q की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे। We know that current is equal to charge per unit time। So by using this, charge is equal to current into time। इसको पुट करेंगे, number of charges will be equal to current into time divided by E। तो इससे हम डिटरमिन कर सकते हैं the charge on the current। number of charges passing on the current हम इसे डिटरमिन कर लेंगे। Okay. Next question, a charge of 90 coulomb pass through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? यहां पे ये जो आपके पास गिवन है दैट इज Q, ये Q चार्ज आपको गिवन है, ये आपको टाइम गिवन है, और आपने डिटरमिन क्या करनी है, वैल्यू ऑफ I। So by using the formula I is equal to charge per unit time, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप ये डिटरमिन कर सकते हैं व्हाट इज द करंट इन द वायर। ठीक है, सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट कर लेना है इनटू सेकंड्स। 1 hour प्लस 15 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करेंगे 1 hour 3600 सेकंड का होता है और 15 मिनट्स 900 सेकंड के टोटल करेंगे तो ये 4500 सेकंड हो जाएंगे। 4500 सेकंड्स को आपने डिवाइड कर देना है 900 को डिवाइड कर देना है 4500 सेकंड से, तो आपके पास करंट आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is find the equivalent resistance of the circuit, total current drawn from the source and the current through each resistor। इस सर्किट का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट बनाना है, यानी आप यहां देख रहे हैं R1, R2 एंड R3 आर द 3 रेजिस्टेंसेस, जिसमें R1 एंड R2 are in parallel combination while R3 in series combination with these two। तो सबसे पहले हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमिन करेंगे, फिर इसके बाद इक्विवेलेंट जो आपका सर्किट ड्रॉ होगा उसमें से टोटल करंट हम डिटरमिन करेंगे। टोटल करंट डिटरमिन करने के बाद अब इसमें 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तो
ईच रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे. सो लेट्स सी. अब यहाँ पे आप वो सर्किट देख रहे हैं, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे. ये दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज इट इज, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से डिटरमिन करेंगे. और ये डिटरमिन करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 3 ओम. अब ये 3 ओम की वैल्यू आई है, तो इसको अब सर्किट की पोजीशन क्या हो जाएगी? इट वुड लुक लाइक दिस. जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जैसे R डैश 3 ओम, ये सीरीज में आ जाएगा विद R3, या पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक. अब दो रेजिस्टेंस है, दो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द R3 रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में. अब दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? R डैश प्लस R3, 3 ओम प्लस 3 ओम, दैट विल बी इक्वल टू 6 ओम. तो हमारे रेजिस्टेंस की शेप, आप सर्किट की इक्विवेलेंट सर्किट की शेप किस तरह से हो जाएगी? ये इक्विवेलेंट दैट इज ऑफ 6 ओम. सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट. ये इक्विवेलेंट सर्किट है. ठीक है. अब इस इक्विवेलेंट सर्किट से हम टोटल करंट डिटरमिन करेंगे. Total current I will be equal to, according to the Ohm's law, V, that is the battery, the cell which is providing the potential, divided by the equivalent resistance. So that will be equal to 6 divided by 6, it will be equal to 1 ampere. 1 ampere करंट इसमें से फ्लो कर रहा है. ये टोटल करंट है. ठीक है. अब ईच रेजिस्टेंस के करंट का फ्लो, इसके लिए अगेन हम क्या कंसीडर करेंगे? अब ये कंसीडर करते हैं कि अगर ये दो पॉइंट्स हैं A, B and this point C, the potential drop against this resistance, equivalent resistance R dash is, consider करें, that is VAB. VAB is the potential drop in between the two terminals, which are having the two resistance R1 and R2 that are in parallel combination. So the potential drop across the two resistance R1 and R2 which are parallel combination is VAB. ठीक है. अब ये VAB क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो R1 के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और R2 के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा. आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो करंट की डिवीजन होती है. करंट की फॉर्म अगर हम कंसीडर करें कि R1 में से I1 करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस R2 में से करंट I2 फ्लो करेगा, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू इट विल रिमेन द सेम. अब वोल्टेज की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए कि ये अमाउंट ऑफ वोल्टेज कितनी है, हम किससे डिटरमिन कर सकते हैं? by using the formula VAB is equal to I R equivalent, जो इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का था. I की टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, it will be equal to 3 volt. So 3 volt is the potential drop against the two parallel combination, parallel combined resistance R1 and R2. Up current at R1, it will be I1 according to the Ohm's law, VAB divided by R1. इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू 3 divided by
R1 की वैल्यू 6, that will be equal to 0.5. So 0.5 ampere is the current passing through resistance R1. Similarly, for R2, I2 is equal to VAB divided by R2. That is 3 divided by again 6. So its value is also equal to 0.5 ampere. Correct? Now, the current passing through the resistance R3. Ab R1, RG equivalent and R3 both are in series combination, and for the series combination same amount of current flows. ठीक है, तो अगर हम इसके अबाउट करंट को डिटरमिन करेंगे, इस R डैश के अबाउट, इस R इक्विवेलेंट के अबाउट, तो वही करंट R3 में से फ्लो करेगा. तो उसको फ्लो करने के हम क्या देखते हैं कि इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं. Its value will be I3 is equal to VAB. I3 is equal to VAB divided by the R equivalent. VAB divided by R equivalent. So its value is 3 divided by 3. So I3 is equal to 1 ampere. Hence we can say that the current passing through R1 and R2 is 0.5 ampere, while the current passing through R3 is 1 ampere. Now the next question, a rectangular bar of iron is 2 centimeter by 2 centimeter in cross section and 40 centimeter long. Calculates its resistance if the resistivity of iron is 11 into 10 raised to power minus 8 ohms. अब इसके अंदर आपको गिवन है 2 by 2 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप डिटरमिन कर सकते हैं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 by 2 आपको मिला हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो you will determine the cross sectional area. A will be equal to 2 multiplied by 2. It will be equal to सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी. तो सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा. इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे इनटू मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली 2 into 2 जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको डिवाइड कर देंगे बाय 100. जो भी वैल्यू आएगी आप इसको ईच वैल्यू को डिवाइड बाय 100 कहेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100 स्क्वायर. 100 into 100
ईच सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 100 से 100, यानी 2 भी सेंटीमीटर में है और ये 2 भी सेंटीमीटर में है, तो डिवाइड करेंगे 100 स्क्वायर के साथ, तो आपका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन जाएगा। और लेंथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ द बार गिवन है, सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, आपको पता है R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो L ओवर A। L भी आपको नोन है, A भी नोन है, रेजिस्टिविटी भी नोन है, तो आप यहां से डिटरमिन कर सकते हैं इजीली द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन बार। Next question, question number 5. The resistance of an iron wire at 0 centigrade is 1 into 10 raised to the power 4 ohm. What is the resistance at 500 centigrade if the temperature coefficient of resistance of wire is 5.2 into 10 raised to the power minus 3 per Kelvin? अब देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट दैट इज द अल्फा वैल्यू, अल्फा की वैल्यू इसमें यहाँ पे गिवन है, और ये एट 0 सेंटीग्रेड वैल्यू 0 सेंटीग्रेड आर नॉट की वैल्यू दैट इज 1 into 10 raised to power दैट शुड बी -4 ओम, नॉट 4। तो ये करेक्शन आप कर ले, ये -4 ओम्स होगी। और इनिशियल अगर हम कंसीडर करें टेम्परेचर वो 0 सेंटीग्रेड को आप कन्वर्ट कर लेंगे इनटू केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू ऐड 273। तो इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 प्लस 273 Kelvin, and the final temperature is 500 centigrade, 500 plus 273। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर होगा will be in the form of Kelvin, ठीक है। इसके बाद डिटरमिन क्या करना है इसमें, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 500 सेंटीग्रेड, यानी RT की वैल्यू आपको डिटरमिन करनी है। तो RT की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट coefficient of resistance alpha is equal to RT, that is resistance at temperature T, which is 500 centigrade minus R naught divided by R naught into T। इसको रीअरेंज करेंगे तो अल्फा R naught T, R naught की वैल्यू भी गिवन है, फिर अब आपको RT की वैल्यू निकालनी है, इसको इस तरफ ले जाएंगे, दैट इज R naught 1 plus alpha T is equal to RT। So by using this formula आप डिटरमिन कर सकते हैं RT की वैल्यू। Next question, calculate terminal potential difference of each of cell in circuit। अब यहाँ पे दो सर्किट गिवन है जिसमें दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, एक 24 वोल्ट का है और दूसरा सेल जो अटैच है दैट इज ऑफ 6 वोल्ट। अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये जो है आपके पास है दैट इज E1 और ये आपके पास जो बैटरी है दैट इज इक्वल टू E2।
दो वोल्टेज सोर्सेज आ गए, E1 is of 24 volts while E2 is of 6 volts. इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R1 कंसिडर कर लें और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस इसके अंदर अटैच है दैट इज इक्वल टू R, ठीक। अब इसमें कंसिडर करेंगे कि जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एज शोन इन द फिगर, कि डायरेक्शन ऑफ करंट किसका होगी, करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा। और हम कहीं कंसीडर करते हैं कि अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इसके लिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं इसके अबाउट करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद इस करंट की डायरेक्शन ये, इसके बाद इसकी डायरेक्शन ये, और ये कंप्लीटली इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये करंट की हमने डायरेक्शन बता दी, ये करंट है, इसकी डायरेक्शन हम ये शो कर रहे हैं। इसके अबाउट जो करंट एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। सबसे पहले इसमें यूजिंग द फॉर्मूला आपने जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो सबसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, दैट इज V T terminal, that is equal to E, EMF which is supplied by the battery, minus I, the current flowing, and R is the internal resistance, ठीक है, ये वैल्यू होती है। नेक्स्ट, अब इसमें जो रेजिस्टेंसेस हैं, the resistances are R1, R2, the two internal resistance, and R, all of them R1, R2 and capital R are in series, ठीक है, R1, R2 and R सीरीज में, अगर सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दैट इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस R1, R2 प्लस R। तो इस तरह ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे विच इज इक्वल टू 9 ओम, ठीक है। आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, द करंट अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग, उसको डिटरमिन करना है। उसको डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, अब दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, एक 24 वोल्ट का, एक 6 वोल्ट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस की इतना पूरी सर्किट में कितना होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस इज, इफ वी सबट्रैक्ट द टू voltage sources, that is equal to 18 volts। दोनों सेल्स जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच हैं, तो नेट वोल्टेज इन द करंट विल बी इक्वल टू द देयर डिफरेंस, डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा 24 माइनस 6 जो करेंगे तो इसके डिफरेंस के इक्विवेलेंट आपका वो आ जाएगा। नेक्स्ट, करंट इसमें से आप डिटरमिन कर सकते हैं, I will be equal to V is the voltage of the circuit, दो parallel combination में divided by the equivalent resistance, that is equal to V की वैल्यू 18, 18 को डिवाइड करेंगे 9 से तो आपके पास आ जाएगा 2 एम्पियर, that is equal to 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब करंट की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये फ्लो कर रहा है फॉर द E1 बैटरी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये करंट की डायरेक्शन जो है इन द शोन इन द फिगर, ये पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है फॉर द E1, यू नो दैट कि जब हाई से लो की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज लॉस, इसलिए हम उसको नेगेटिव की फॉर्म में लिखते हैं,
अगर ये लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है करंट, तो एनर्जी अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ रूल इज गेन अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ रूल। ये हमने रूल इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है। तो उसकी अकॉर्डिंग अब अगर हमने डिटरमिन करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एट सेल E1, E1 के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। अगर हम इसको कहते हैं कि V1 की वैल्यू क्या है, V1 ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके अबाउट है, दैट इज अबाउट द सेल E1। ये सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, माइनस IR1, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, E1 की वैल्यू 24 वोल्ट, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, और जो R की वैल्यू R1 की वैल्यू दैट इज 0.1 ओम। तो इसको अप्लाई करके जब आप ये फॉर्मूला निकालेंगे तो टर्मिनल potential difference at cell E1 will be equal to 23.8 volt. Similarly, terminal potential difference at cell E2, it will be equal to E2 minus, अब I की डायरेक्शन देखें, for here the I's direction is from low potential to high potential, from low potential to high potential। तो इस केस में एनर्जी जो होगी वो गेन होती है, ठीक है। तो इसकी फॉर्म में हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। तो IR2, so after calculating this value will be equal to 7.8 volt, ठीक है। इस तरह से आप ये टर्मिनल पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, find the current which flows in all the resistances of the circuit। अब यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें करंट का फ्लो कंसीडर करना है। फॉर इंस्टेंस वी कंसीडर कि ईच लूप में से करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। कंसीडर द सर्किट। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, ये आपका सेल E1 है एंड दिस सेल इज E2, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंसेस इसमें जो हैं दैट इज, अगर हम इसको कंसीडर करें R1, ये रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं R2। इन दोनों लूप में से करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो इसके लिहाज से आप इसको देखें, तो करंट की डायरेक्शन ऑन ईच एलिमेंट इसके अबाउट क्या होगी, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पे कंसीडर करते हैं दैट इज I1 करंट फ्लोइंग और यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो इस सेल के अबाउट करंट की फ्लो, इस सेल के अबाउट करंट की फ्लो की डायरेक्शन विल बी दिस, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो सेल विल लूज एनर्जी। सिमिलरली इस R1 में से I2 जो पास कर रहा है उसकी डायरेक्शन इज अपवर्ड। फॉर R2
डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और यहां पे इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी फॉर द करंट I2, दैट इज from high potential to low potential. अब ईच सर्किट का एनालिसिस करते हैं, कंसीडर करते हैं. ये A है, ये B पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये C पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये C पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये D, ये E और ये F. अब लूप देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लूप हम कंसीडर कर रहे हैं. द लूप कंसीडरिंग इज A B C D. A B C D A. ये लूप हम कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है. अब ये लूप हम कंसीडर करें. सबसे पहले करंट इसमें से जो इस लूप में से फ्लो कर रहा है दैट इज I1 करंट. I1 करंट बैटरी सेल E1 में से किस तरफ कर रहा है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, हाई से लो की तरफ. तो एनर्जी विल लूज, तो हम इसको E1 की फॉर्म में लिख देंगे. ठीक है. नेगेटिव आ जाएगी. जब हमेशा करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ होगा तो एनर्जी जो है वो लूज होती है. इसको डिनोट करते हैं बाय नेगेटिव साइन. उसके बाद इसके अंदर दूसरा एलिमेंट क्या है? R1 का. R1 के एलिमेंट में यहां से यहां मूव कर रहा है. इसके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा. ठीक है ना. यही बैटरी है. इसी सेल की वजह से इस रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है इस E1 का. तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. तो इसमें से जो करंट इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? I1 R1. लेकिन दूसरा करंट दूसरी बैटरी के भी ये पैरेलल है R1. तो पोटेंशियल ड्रॉप इस बैटरी की वजह से भी होगा. इस बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I2. यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. इस बैटरी के लिहाज से हाई से लो की तरफ. तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट आप लूप कंसीडर कर रहे हैं. द लूप विच वी आर कंसिडरिंग दैट इज B E F C B. नेक्स्ट लूप जो आप कंसीडर कर रहे हैं D E F C B. अब इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है मेजरली दैट इज I2. I2 की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इन दिस EMF C. तो इसके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और आपको पता है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्यों हो रहा है सेल में? क्योंकि पोटेंशियल इस सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है. तो ये भी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है. तो यहाँ पे भी एनर्जी डेसिपेट होगी, नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी. ओके. R2 के अबाउट ये पोटेंशियल जो है ये नेगेटिव और ये यहां से कनेक्टेड ये पॉजिटिव. लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट है. तो इट विल बी इक्वल टू, यहां पे एनर्जी गेन होगी. तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू हमने पॉजिटिव मिलेगी. नेक्स्ट R1 भी इस लूप के अंदर शामिल है. R1 जो लूप के अंदर शामिल है तो इसकी वैल्यू फॉर I1. अब I2 की डायरेक्शन देखिए. डायरेक्शन लो से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ इसकी डायरेक्शन है. तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव. जबकि इस डायरेक्शन में इसके लिहाज से इसकी डायरेक्शन जो है I2 की डायरेक्शन दैट इज ऑपोजिट. तो I1 R1 की फॉर्म आ जाएगी. अब ये हमारे पास दो रिलेशंस आ गए हैं
अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड रूल हमने अप्लाई करके ये दो रिलेशनशिप्स बना दिए हैं। अब ये दो रिलेशनशिप जो आपने क्रिएट किए हैं, अब इसमें आपके पास वैल्यू है, E1 की वैल्यू गिवन है, E2 की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू सिर्फ आपके पास नहीं है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आपके पास गिवन है। जब आप इसको रीअरेंज करके बनाएंगे तो आपकी इसमें दो रिलेशन जो आ जाएंगे कि आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज, और उसको जब इक्वेट करने के बाद आप लिखेंगे तो 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 1। आप इसको रीअरेंज करेंगे, इसको करेंगे तो इसके बाद ये वैल्यू आ जाएंगी, इसको चेक कर लीजिएगा, और ये आपकी रिलेशन बन जाएगा प्लस 5I1 इक्वल टू 1। सिंपल क्या करना है, अगर I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये इक्वल कर दें, I1 इक्वल टू I2 कर दें, यहाँ पे आप उसकी वैल्यू इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, यहां से आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। सो you can determine the current in each loop by using these two equations। आप इसको इक्वेट करके ये, तो बेसिक इक्वेशन तो आपकी ये और ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और दिस इज द सेकंड इक्वेशन, और इसके अंदर आप ये पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करके आप I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब I1 और I2 की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि ये करंट जो है आपकी फ्लो कर रहे हैं रेजिस्टेंस R1 में से, तो R1 में उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है R1 में, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास I जो करंट पासिंग थ्रू R1 आ जाएगी। और इसी तरह जब आपने रेजिस्टेंस R2 में से देखेंगे तो R2 में से ये वैल्यू, ये बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द करंट and power dissipated in each resistance of a circuit shown in figure। अब ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है, अब इसमें हम अगेन कंसीडर करते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम इसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी, ठीक है, ये यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है और इस पे भी करंट की डायरेक्शन विल बी दिस। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे दो बैटरी के सोर्सेस हैं, इसको अगर हम कंसीडर करते हैं, दिस सोर्स विल बी इक्वल टू E1 और ये सोर्स जो है ये E1 हो गया, और ये आपका जो सोर्स है दैट इज इक्वल टू E2, ठीक है। E1 जो है 9 वोल्ट्स का है, जबकि E2 10 वोल्ट्स का है। रेजिस्टेंसेस हम इसमें लिख देते हैं, ये रेजिस्टेंस आपकी R1 हो गई, ये रेजिस्टेंस जो इन बिटवीन है दैट इज इक्वल टू R2, खुद ही हम नेम दे रहे हैं, ये R2 हो गई, दैट इज 2 ओम की। ये जो रेजिस्टेंस नीचे लगी हुई है लूप में R3 इसको कह देते हैं, ये रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू R4, ये रेजिस्टेंस R5, and then this resistance is R6। अब करंट की डायरेक्शन के अबाउट हम इसको स्टडी करते हैं। अब ये सर्किट है, हम देखें कंसीडर किया हुआ ये सर्किट, और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट I1 एंड I2 के लूप में अक्रॉस आ रहा है, इसको हम लेबल भी कर देते हैं A
बी सी डी ई एफ। दो वोल्टेज के सोर्सेज हैं E1 और E2। E1 जो है वो 9 वोल्ट का है, जबकि E2 इज ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन देखेंगे। करंट की डायरेक्शन इसके अबाउट इस तरह I1 इसकी डायरेक्शन लो से हाई की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ये I1 की डायरेक्शन और ये I1 की डायरेक्शन अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R2। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली फॉर द I2 करंट, इसके अबाउट ये यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, के अबाउट डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब हम लूप कंसीडर करते हैं ए बी सी डी ए। ठीक है, अब ये लूप हमने कंसीडर कर लिया ए बी सी डी ए। अब इस लूप के अकॉर्डिंग सबसे पहले ईएमएफ ई को देखिए। E1 नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो बैटरी विल गेन एनर्जी, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। नेक्स्ट A to B, current is in the direction of the flow। डायरेक्शन ऑफ द फ्लो के है A to B की तरफ ही मूव कर रहा है, ऑपोजिट नहीं है, तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन अबाउट R1, I1 की फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ऑपोजिट होती तो इट विल लूज एनर्जी। नेक्स्ट I1 R2 सिमिलरली सेम डायरेक्शन में, लेकिन इसमें से करंट I2 भी फ्लो कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। R2 लास्ट में कंपोनेंट क्या रह गया, दैट इज R3, उसमें भी डायरेक्शन सेम है। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया, E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 माइनस I2 R2 प्लस I1 R3। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन, फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन हमने कंसीडर करना है लूप को, दैट इज बीई लूप की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे फॉर दिस B E F C B। ठीक है, ये इस तरह से लूप हम कंसीडर करें। ठीक, अब सबसे पहले हम E2 की वैल्यू देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट मूव करता है तो द एनर्जी विल डेसिपेट, विल बी लॉस्ट, तो हम इसको नेगेटिव की फॉर्म में लिखेंगे। यहां पे करंट की डायरेक्शन फॉर I2 की डायरेक्शन फॉर रेजिस्टेंस 6 इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लूप, तो ये वैल्यू आ जाएगी I2 R6, पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट फॉर R4 अब लिख देते हैं, वो भी इन द डायरेक्शन है, तो ये R4 सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। R5 की भी इन द डायरेक्शन है,
Next, I1 for I2, it is in the direction. इस केस में लेकिन I1 की डायरेक्शन इट इज ऑपोजिट, इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ रूल हमने अप्लाई करके ये दो रिलेशन लिखने हैं। इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए हमने कंसीडर करना है फॉर द बैटरी। उसमें देखेंगे अगर वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है करंट, तो सेल विल डेसिपेट एनर्जी। अगर वो डेसिपेट करेगा तो इट विल बी डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो इट विल गेन एनर्जी एंड इट विल बी रिटन विद पॉजिटिव साइन। जबकि हम रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन को स्टडी करते हैं बाय यूजिंग द किरचॉफ फर्स्ट रूल। कि अगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन की अकॉर्डिंग ही करंट की फ्लो है तो ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये दो रिलेशंस आ गए, ये रिलेशन की इक्वेशन आ गई है। बाय यूजिंग दीज टू रिलेशंस आप इसमें से सेम, इसमें जो आपको नोन है R1 R2 E1 इन सब की वैल्यूज नोन है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और I1 एंड I2 की वैल्यू आप इसमें डाल के करंट्स निकाल देंगे। करंट निकालने के बाद इसमें पावर डेसिपेशन है, पावर डेसिपेशन इन ईच रेजिस्टर। अब पावर डेसिपेशन इन ईच रेजिस्टेंस को डिटरमिन करने के लिए हम ये डिटरमिन करते हैं कि पावर डेसिपेशन इन कॉम्बिनेशन में होंगे बाय अ गिवन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप उसका क्या होगा, relationship for power dissipation is P is equal to P is of what power, I स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो मैं यहाँ पे I इंटू आई लिख रही हूँ इंटू R। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, ये रिलेशन आपने पढ़ा है। अब आपने पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टेंसेस निकालनी है। पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टेंस को किस तरह से आप डिटरमिन करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो रेजिस्टेंसेस हैं, अब इसमें रेजिस्टेंस जो कंसीडर कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस जो थी दैट वाज इक्वल टू R1, ये रेजिस्टेंस इनसाइड R2 थी, ये रेजिस्टेंस R3 थी, ये रेजिस्टेंस R4 थी, ये रेजिस्टेंस R5 थी और ये रेजिस्टेंस R6 थी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस। तो ईच रेजिस्टेंस के अबाउट जो है पावर डेसिपेशन को आपने मेजर करना है। तो पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R1 एंड R3, क्योंकि वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, वो सेम होंगे। इसी तरह सिमिलरली R4 एंड R6 इसके अबाउट भी जो पावर डेसिपेशन है वो सेम होंगी। जबकि R5 में जो पावर डेसिपेशन है वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली फॉर R2 जिसके अंदर दो तरह की करंट फ्लो कर रही हैं, तो उसके लिए पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला विल बिकम I1 प्लस I2 इसका स्क्वायर, I1 प्लस I2 इसका जो सम करेंगे दो करंट का उसका स्क्वायर इनटू द रेजिस्टेंस R2। इससे आप ये डिटरमिन करेंगे वैल्यू ऑफ पावर डेसिपेशन फॉर रेजिस्टेंस R2। व्हाइल फॉर अदर पावर डेसिपेशन की, जैसे ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 एंड R2, इसकी क्या आगे होगी I1, दोनों के लिए I1 इंटू I1 इंटू R1, ये इक्विवेलेंट होगी
किसके इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है। इसी तरह R4 एंड R6 की रेजिस्टेंस भी सेम है। तो जो पावर डेसिपेशन फॉर R1 निकालेंगे आप, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, पावर डेसिपेशन कॉम्बिनेशन में कौन से सेम होगी, R1 जो है उसके अबाउट जो डेसिपेशन हो रही है दैट इज इक्विवेलेंट टू R3, R4 के अबाउट जो पावर डेसिपेशन है दैट इज इक्वल टू R6, क्योंकि दोनों सेम है। तो R5 को आप जैसे डिटरमिन कर लेंगे और R2 की वैल्यू आपको बता दी। इस तरह से आप पावर डेसिमेशन, और इनके यूनिट्स क्या होंगे, इनके यूनिट्स होंगे वॉट में। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 13 न्यूमेरिकल्स। ये लास्ट न्यूमेरिकल था जिसको हमने सॉल्व किया, और ये जो न्यूमेरिकल था दैट वाज रिलेटेड टू सेकंड किरचॉफ रूल।